अमित शाह ने सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर सवाल उठा दिए हैं कि उनका इतना नाम नहीं लिया जाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले सत्ता पक्ष के लोगों माफी मांगो। सड़कों पर आंदोलन निकल पड़ा है और आंदोलन देखा भी जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में आंदोलन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए खतरा बन जाएगा? क्या अमित शाह को झुकना पड़ जाएगा? और क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर जहां बीजेपी के तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं इस पर लीपापोती का काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं जो इस मामले पर चुप हैं और वो अमित शाह से खुद को किनारा करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। और इस मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। पूरे देश में सर हम देख रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ उस पर पूरा देश निकला, विपक्षी पार्टियां आंदोलन करती नजर आई और ये कहा गया कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि सर 2025 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर बीजेपी इस पर नहीं झुकती है, अमित शाह इस पर माफी नहीं मांगते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दिल्ली और फिर बिहार में इसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं एनडीए से अलग होते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर हम दिल्ली के नजरिए से देखें तो अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा खत लिखकर, चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि भाई आप लोगों का स्टैंड क्या है। जो बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है, क्या उनके साथ आप खड़े हो? और अगर साथ नहीं खड़े हो तो फिर आप इस सब पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अमित शाह ने सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर सवाल उठा दिए हैं कि उनका इतना नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अब जरा देखिए, 22-23% सिर्फ दिल्ली के अंदर दलित वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में, तमाम देश भर में है। और ये लहर अगर पूरे देश में चली चुकी, हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। संसद के अंदर हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन किया, बाकायदा इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, इंडिया गठबंधन है, उन्होंने एक सुर में अमित शाह के बयान की कह सकते हैं भारी कह सकते हैं कि तौर पे ये कहा कि भाई आपका बयान जो है वो निहायत गलत है कि आपने संविधान के रचयिता के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि उनकी विचारधारा को आप कुंद करना चाहते हो, उनकी विचारधारा को आप दबाना चाहते हो, कमजोर करना चाहते हो, इसीलिए आपने ये बयान दिया। अब जरा राहुल जी, 2024 के जो चुनाव हैं, आम चुनाव थे, उसके ऊपर हम चलें तो उस समय भी लगातार बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने उनकी ये बात कही कि भाई संविधान हम बदल देंगे, आप 400 सीटें हमें लाकर दीजिए। उस समय भी आपने देखा होगा राहुल गांधी लाल किताब यानी संविधान की वो कॉपी लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो लिखित कानून है वो बदलने को नहीं देंगे, संविधान जो उन्होंने लिखा है वो नहीं बदलने देंगे। यानी कि इस तरह से लगातार प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम देश भर में किया और उसका नतीजा भी निकल कर सामने आया। राहुल जी, जो बीजेपी लगातार हवाओं में उड़ रही थी, लगातार दावे कर रही थी, लगातार अपने सामने किसी पार्टी को कुछ समझ नहीं रही थी, वो बीजेपी 240 सीटों पर आकर रुक जाती है। और ये अपने आप में बेहद अचरज का विषय हो जाता है कि 240 पर बीजेपी कैसे आ सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिसको ना जाने क्या क्या नाम दिए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाती है, 37 सीटें वो जीतती है। इसके अलावा अयोध्या सीट का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए कि बाकायदा ये भी कहा गया कि भाई राम तो दुनिया में सबको लेकर है, उन्हें कौन लेकर आ सकता है। और जिस तरह की नाराजगी लोगों की दिखी वो वोटों में नजर आई और यहाँ पर बीजेपी जो है बुरी तरह से अयोध्या में हारती हुई दिखाई पड़ी। अब एक बार फिर दिल्ली आते हैं और दिल्ली में चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेता जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उनकी
विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको नहीं चुनना है। वो तो कहते हैं कि मैं घर घर जाऊँगा, लोगों को जाकर बताऊँगा कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हो गई बाबा साहब के बारे में ये सब बातें बोलने की। तो कुल मिलाकर जो माहौल है दिल्ली का वो बड़ा दिलचस्प बनता चला जा रहा है पॉलिटिकली अगर लिहाज से देखें। और ऐसे में भी अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र करें राहुल, तो जिस तरह से वो पहला दाव मारते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बताता है कि यहाँ पर भारी दबाव में बीजेपी को उन्होंने ला दिया। आपने देखा कि लगातार अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा था कि भाई वो कुर्सी के लोभी हैं, वो कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, वो जेल से बाहर आते हैं और अपना इस्तीफा सौंपकर आतिशी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अगर आप देखें तो योजनाएं एक से एक लेकर आ रहे हैं कि आप देखिए कि जो दलित छात्र हैं उनको अंबेडकर जो योजना उसके जरिए विदेशों तक में पढ़ने का मौका देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं हर महीने, और इसके अलावा बुजुर्गों को 2500 रुपये पेंशन देने की बात कर रहे हैं। संजीवनी योजना का जिक्र कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। यानी कि अब तक जो उन्होंने किया उससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ लेंगे। बीजेपी क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, बीजेपी किस तरह से अब आगे बढ़ेगी, ये देखना हर किसी के लिए दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि बीजेपी के लिए दिल्ली को जीतना लगभग 25-30 साल से जो ख्वाब बना हुआ है वो अभी भी ऐसा लगता है कहीं ख्वाब ना रह जाए। इसीलिए बीजेपी तमाम रणनीतियों को ऑब्जर्व कर रही है। इसीलिए बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। और इधर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने लगभग 70 और कांग्रेस पार्टी ने भी तकरीबन 30 से 40 लोगों का नाम अनाउंस कर दिया है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी इस समय बैकफुट पे है। और बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह बैकफुट पे है उसको चुनाव में, आने वाले चुनाव में नुकसान होने की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है। सर, दो बड़े मुद्दों का अगर मैं जिक्र करता हूं तो वन नेशन वन इलेक्शन की, एक देश में एक चुनाव, और दूसरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा, इन दोनों मुद्दों पर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ होती नजर आई। बहुत सारे ऐसे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते नजर आए, बहुत से ऐसे हैं जो इस पर चुप्पी साधते नजर आए। और सीधे तौर पर हम देखते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जो पूरा लिस्ट बनाई गई है जो 21 सांसदों की, उसमें हम देखते हैं उसमें बड़े बड़े चेहरे, देखिए संबित पात्रा भी हैं उसमें हम देखते हैं कि विपक्ष की तौर से प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ जाता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई ज्यादा जो बड़े चेहरे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, नितिन गडकरी हो गए, इनको शामिल करना चाहिए था, लेकिन इन्हें इसलिए शामिल नहीं किया गया, ये वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जो है वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार के साथ नजर नहीं रहे। जी बिल्कुल राहुल, और आपने सही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन में जब सदन के अंदर पेश हुआ उस समय व्हिप जारी हुआ था कि भाई सारे जो सांसद हैं वो सबको संसद में आना अनिवार्य है। और बीजेपी के 20 सांसद संसद में नहीं पहुंचे, जिसमें नितिन गडकरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर दिखाई पड़ा। तो जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाने में क्या कोई इसको लेकर कोई अंतर विरोध है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन कराना सब जानते हैं इतना आसान नहीं है। लगभग 96 करोड़ के मतदाता जिस देश के अंदर हो उस देश में एक साथ एक चुनाव कराना बहुत बड़ा टास्क है। जबकि लगातार ये भी कहा जाता है कि भाई परीक्षाएं तो आप एक पाली में करा नहीं पाते, तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप कैसे सोच सकते हो। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं कि उन्होंने जोश में आकर कमेटी बना दी, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए उनको अभी बहुत मंथन करने की जरूरत है। आप देखिए जो पार्लियामेंट्री जो ज्वाइंट कह सकते कमेटी है जेपीसी, उसके पास में जाने वाला है, वहां जाकर मंथन होने वाला है। यानी कि अभी बहुत सारी खामियां हैं जो दूर होनी है। लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाएगा उतावलेपन में जिस तरह से वो तुरंत लेकर इसको आ गए हैं उससे खुद उनके लोग भी सहमत नहीं है। और जो सिंधिया का नाम आपने लिया, लगातार सिंधिया के बारे में ये भी कहा जा रहा है राहुल कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं उनका जो लचीला रुख देखने को मिल रहा है। चाहे बुधनी सीट की बात करें, विजयपुर सीट की बात करें, प्रचार प्रसार करने की बात करें, और ऐसे में तमाम ऐसे कारण निकल कर सामने आते हैं जिससे ऐसा लगता है कि जो कह सकते हैं सिंधिया कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ मुंह देख रहे हैं कि कहीं उनका अगर बीजेपी में कद बड़ा नहीं होता है, कुछ भला नहीं होता है, तो वो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाकर कहीं ना कहीं खुद को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर खाने में कहना कोई, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग से बात कह रहे हैं, बल्कि ये दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के अंदर खाने में भी अब कहीं ना कहीं बागेसुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 200 आई थिंक 93 सब मिला के सांसद हैं और बीजेपी को मिले हैं 269 वोट। और ये बात आदित्य ठाकरे ने कही है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अल्पमत में हो, विश्वास मत को भी हमें चेक
करना चाहिए, क्योंकि 272 भी अगर उनके पास में वोट नहीं आए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई लोगों ने अंदर खाने में से ही अपना समर्थन वापस ले लिया हो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें राहुल जो अब दिखाई पड़ रही हैं, और साथ में बीजेपी के दिल्ली जीतना, दिल्ली में फतेह पाना 25-30 साल से तो बड़ा टास्क बना हुआ है। अब उनकी समस्याएं और मुश्किल होती चली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बिल्कुल विस्तार तरीके से बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर जूझती नजर आ रही है, तो वहीं दिल्ली और बिहार का भी जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा बना हुआ है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।